हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पॉलिटी और गवर्नेंस के जुआ यानी कि ध्योत यानी कि गैम्बलिंग जो हमारा टॉपिक है, जो कि सुर्खियों में रहा है और ये सुर्खियों में क्यों रहा है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप प्रेजेंट टाइम पर आप जिस तरीके के एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देखते हो, एमपीएल, ठीक है, और आईपीएल, जो खेल आपको दिखाने की, जो आपको एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाई दिए जाते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स में, जिसमें आपको कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स आपको दिखते हैं, वो क्या है, उसकी संवैधानिक प्राधान्यता क्या है और उनका कानून में किस तरीके से वैधानिक बनाया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो गैम्बलिंग यानी कि जुआ चर्चा में क्यों रहा। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई और उसमें ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली जितनी भी वेबसाइटें हैं उनको प्रतिबंध करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग की गई। मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ऐसी वेबसाइट्स जो ऑनलाइन जुआ खिला रही हैं, इसके संबंध में ये मांग की गई थी। एक पिटीशन्स दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो हम देखते हैं कि जुआ के संबंध में हमारे संविधान में क्या है और क्या इससे संबंध में कोई कानून है जो कि जुआ को वैधानिकता प्रदान करता हो, एक कानून के माध्यम से उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती हो। साथ ही साथ हम देखेंगे क्या जुआ के साथ एक लॉटरी जो है वो क्या है और लॉटरी का क्या संबंध होता है जुआ के साथ में, ये भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारे संविधान जब बना था उसमें मूल रूप से कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत जुआ को एक विषय के रूप में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि राज्य जो होते हैं वो अपना कानून बना सकते हैं गैम्बलिंग के संबंध में। इसके साथ ही साथ फाइनेंस एक्ट 1994 की धारा 65B क्लॉज सब क्लॉज 15 के अनुसार सट्टेबाजी या जुआ का अर्थ विशेष रूप से कुछ मूल्यवान वस्तु, विशेषकर पैसों को खेल या प्रतियोगिता के संबंध में उत्पन्न होने वाले जोखिम के बारे में जानते हैं। लाभ की उम्मीद से अगर कोई व्यक्ति दांव लगाता है, खेल या प्रतियोगिता का परिणाम संयोगवश या दुर्भाग्यवश आपका सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना से निर्धारित होता है, इसको हमने वित्त अधिनियम 1994 की धारा के अंतर्गत जुआ या सट्टेबाजी की परिभाषा के रूप में रखा है। साथ ही साथ लॉटरी को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 14 के अंतर्गत रखा गया है। सामान्यतः जुआ की सीमा से इसको बाहर रखा गया है, यानी कि लॉटरी वाला जो सिस्टम है वो गैम्बलिंग यानी कि जुआ से अलग है। यह लॉटरी अधिनियम से नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए एक अलग से कानून है जिसके माध्यम से हम लॉटरी को नियंत्रित करते हैं। अन्य संबंधित इसके बारे में तथ्य क्या हो सकते हैं। याचिका में यह दावा किया गया है, याचिका में इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता दिखाई गई है कि भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा जुआ आदि गतिविधियों को प्रतिबंधित करने संबंधी कानून लागू होने के बावजूद जुआ, सट्टेबाजी, बेटिंग, बाजी लगाने की वेबसाइट बड़ी संख्या में अभी भी उपलब्ध है। केंद्र द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को इस संबंध में सूचित किया गया कि ऑनलाइन जुआ राज्य सूची का एक विषय है और राज्य सरकारों को ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कानून निर्मित करने होंगे। तो ये तो केंद्र सरकार ने राज्यों को
ये बता दिया कि भाई ये आपका विषय है, आप देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। केंद्र ने यह भी दावा किया कि कोई खेल कौशल का खेल है या संयोग का खेल है अथवा खेल जुए में शामिल है, यह निर्धारित करने की विधायी क्षमता केवल राज्यों और न्यायालयों को प्राप्त है। तो राज्य और न्यायालय इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा खेल या कौन सा कौशल जो है वो जुआ है या फिर उसको हम जुआ ना माने। ये केंद्र और राज्यों की ये राज्य और न्यायालयों का निर्णय पर संबंध रखता है। अब हम वर्तमान समय में भारत में जुए की क्या विधिक स्थिति है, क्या कानून है इसके संबंध में। जैसा कि हमने ऊपर देखा भी है कि कुछ कानून हैं जो राज्य बनाते हैं, और आपका फाइनेंस एक्ट में जो 1994 का जो फाइनेंस एक्ट था उसमें हम लोगों ने देखा भी था कि किस तरीके से जुए को परिभाषित किया गया है। देखो, भारत में घुड़दौड़ वैध है। देखिए, हम लोग हॉर्स राइडिंग की जब बात करते हैं तो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि आप हॉर्स राइडिंग होती है, वहाँ पर वेटिंग करते हैं, वेटिंग लगाते हैं बहुत सारे जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं, ठीक है, तो वो वैध है। घुड़दौड़ के लिए कुछ विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जुए से संबंधित नहीं है। अनेक भारतीय राज्यों द्वारा लॉटरी को वैधता प्रदान की गई है। ये राज्य हैं गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों ने कुछ अलग अलग कानून भी बनाए हैं, जैसे कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 के अंतर्गत गोवा, सिक्किम, नागालैंड और दमन में ऑनलाइन जुआ और कैसीनो को वैधता प्रदान की गई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जुए पर प्रतिबंध है। जुए को बॉम्बे गैम्बलिंग रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1887 के अंतर्गत अवैध माना जाता है। 1887 में बनाया गया एक्ट प्रेजेंट टाइम में भी लागू है, इस बात को लेकर एक बड़े सवाल खड़े होते हैं। इतना पुराना एक्ट वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए क्या इसमें बदलाव होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, इस बात पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सिक्किम और नागालैंड में ई गेमिंग को वैध कर दिया गया है। मतलब जो हम मोबाइल फ़ोन्स पर जो गेम खेलते हैं उसमें जो वेटिंग होती है, जो पैसा लगाया जाता है और आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिया जाता है कि ये खेल वित्तीय रूप से जोखिम भरा है, कृपया सावधानीपूर्वक खेलें। ये एक तरीके का ऐसे समझ लो जैसे कि हम बीड़ी, सिगरेट या फिर कोई धूम्रपान ऐसी कोई चीज़ करते हैं और उसमें बोल दिया जाता है आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है, बट हम करते हैं। सॉरी। तेलंगाना राज्य गेमिंग अधिनियम 1974 के अनुसार तेलंगाना में और अरुणाचल प्रदेश में कौशल के खेल को अवैध माना गया है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, द रमी फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने अपने सभी विज्ञापनों के लिए एक स्व विनियमन संहिता को अपनाया है। मतलब वो ऑन रेगुलेट करेंगे खुद को। इससे संबंधित आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, जब OTT प्लेटफॉर्म जो कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियोज़ और MX प्लेयर ये जो चल रहे हैं आजकल, इन्होंने भी, सरकार ने कहा है कि इनको आप ऑन विनियमन करो, मतलब ऑन रेगुलेट करो, बट गवर्नमेंट ने कहा है इसको अब हम अपने अनुसार देखेंगे, आप लोग इसको नहीं कर पा रहे, ठीक है। दांव एवं जुए को वैध बनाने के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं कि अगर हम इसको वैध बनाते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, इसके संबंध में आप क्या लॉजिक दे सकते हो, क्या तर्क दे सकते हो। मेंस के दृष्टिकोण से ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नैतिकता के विरुद्ध होते हैं ये। दूसरा, सामाजिक क्षति को रोकना, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तीसरा, समाज के सर्वाधिक निर्धन वर्ग को संरक्षित करना। चौथा, जुए को वैध बनाने से जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलेगा और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए घातक हो सकता है, व्यसनी हो सकता है, हमारे युवाओं को पथभ्रष्ट कर सकता है। ये तो विपक्ष में तर्क हुए। पक्ष में अगर हम तर्क देते हैं तो हमें समझ में आता है, अन्यथा
अंतरिम जाने वाले धन के प्रति जवाबदेही। ऐसा धन जो कि आपका बेकार का धन है, जिसको हम लोग काले धन के रूप में बोल सकते हैं, वो अगर धन चला जाता है तो हमारे देश को नुकसान होता है, हम लोगों को नुकसान होता है। इसके संबंध में एक कमेटी ने एक सिफारिश की है। मुद्गल समिति के अनुसार खेल दांव को वैध बनाने के काले धन के अवयव और अंडरवर्ल्ड के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर हम जो जुए का जो खेल है, अगर हम उसको वैध बना देते हैं तो हो सकता है कि हम काले धन को बचा कर रख सकें, जो देश से बाहर जा रहा है उस पर हम टैक्स लगा सकें, और वो जो नॉन स्टेट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि टेररिज्म को जो बढ़ावा दिया जाता है, जो ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाता है, वो चीज़ें शायद कम हो सकती हैं। ये मुद्गल समिति की सिफारिश थी। तो मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है या फिर ड्रग्स से रिलेटेड अगर आपका कोई इस तरीके का निबंध आता है तो उसमें आप इस समिति की जो भी अनुशंसाएं हैं उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक समिति की और बात होती है, पहले हम इनकी अनुशंसाओं को बात कर लेते हैं। साथ ही साथ 2013 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की ने रेगुलेटिंग स्पोर्ट्स बेटिंग इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि भारत में भूमिगत दांव बाजार का आकार लगभग 30,000 करोड़ रुपए का है। अगर हम इसको वैलिड कर देते हैं तो गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो सकता है। और ये जो बाज़ार का जो कारोबार है ये काले धन से प्रभावित है। खेलों में भ्रष्टाचार को रोकना भी इसका एक बड़ा उपाय हो सकता है। मैच फिक्सिंग, लोकप्रिय खेलों में स्पॉट भ्रष्टाचार नियंत्रण होने से हम अनियंत्रित समस्याओं को रोक सकते हैं। संयोजक अपराध पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। राजस्व का हम सृजन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। टैक्स हम ले सकते हैं, टैक्स वसूल सकते हैं, काले धन में कमी आएगी, रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। वो काला धन जिसका उपयोग गलत तरीके से हो रहा था उसका उपयोग हम कुछ बेहतर विकास परियोजनाओं में और समाज के कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ड्रग्स प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उनको हम इससे रिहेबिलिटेशन में उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक हित में बढ़ोतरी होगी, उभरती चुनौतियों से निपटने में हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। ये कैसे मिल सकती है? ऑनलाइन जुआ खेलने की शुरुआत और इसके द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली अनामिता के साथ जुआ और दांव गतिविधि वैश्विक स्तर पर विद्यमान है। इसलिए देशों के लिए इन गतिविधियों की निगरानी या इन पर अंकुश लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण है। अनेक देश जिन्होंने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है वे भी पूर्ण रूप से इसको प्रतिबंध लगाने में सफल नहीं हुए हैं। आगे क्या हो सकता है, क्या करने की ज़रूरत है, इससे पहले हम देखते हैं लोढ़ा समिति की सिफारिशें। उच्चतम न्यायालय द्वारा RM लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में सुधारों की जांच करने के संबंधित अनुशंसाएं दी। इस समिति ने कुछ दांव और फिक्सिंग और गैम्बलिंग जो मैच में जो फिक्सिंग जो होती है उसके संबंध में भी कई अनुशंसाएं दी। उन्होंने कहा कि समिति दांव और फिक्सिंग के मध्य अंतर स्पष्ट करती है। समिति दांव यानी कि क्रिकेट में लगने वाले जो सट्टेबाजी को वैध और फिक्सिंग को अपराध घोषित करने की मांग करती है। दांव को वैध बनाना, जैसे BCCI और IPL के नियमों के तहत किए गए दांव को छोड़कर सुदृढ़ सुरक्षा उपाय के साथ दांव को वैध बनाया जाए। खिलाड़ियों और टीम के अधिकारियों, सदस्यों और कर्मचारियों को दांव में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। विनियामक प्रहरी को सशक्त बनाया जाए। कोई एक ऐसी रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको रेगुलेट कर सके, जो इसको मॉनिटर कर सके। आय और संपत्ति की घोषणा की जाए कि खिलाड़ियों, प्रशासकों और खेल से निकटता रखने वाले जो लोग हैं उनमें पारदर्शिता आए, उनकी आय और उनकी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाए। लाइसेंसिंग, दांव लगाने वाले व्यक्तियों के लिए भी ज़रूरी हो कि उनके पास लाइसेंस हो, उनकी आयु और उनके पहचान का विवरण हो। ये सारी चीज़ें
लोढ़ा समिति की अनुशंसाएं थी, ठीक है, जो कि बीसीसीआई और आईपीएल के खेलों के लिए दी गई थी। आगे की क्या राह हो सकती है, हम क्या ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे कि हम गैम्बलिंग को रोक सकते हैं, इसको वैध बना सकते हैं और इसकी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जुए को वैधता प्रदान करने के पक्ष में तर्क हमने दिए और विपक्ष में भी हमने तर्क दिए। दोनों में कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो विपक्ष में तर्क दिए गए और जो पक्ष में तर्क दिए गए उनमें किन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय विधि आयोग ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ जुए को वैधता प्रदान करने का भी सुझाव दिया। दांव विनियमन करने संबंधी कानून में निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। जुए का वर्गीकरण होना चाहिए, उसकी कैटेगराइजेशन होना चाहिए, जुए को कितने भागों में बांटा जाना चाहिए। तो एक तो प्रॉपर गैम्बलिंग होनी चाहिए कि स्मॉल गैम्बलिंग होनी चाहिए। प्रॉपर गैम्बलिंग में क्या होना चाहिए, स्मॉल गैम्बलिंग में क्या होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। इसकी विशेषता उच्च दाव या जोखिम होगी, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा दाव या जोखिम होगा वो हमारा प्रॉपर गैम्बलिंग में आएगा। केवल उच्च वर्ग के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अनुमति होगी उनको खेलने के लिए। स्मॉल गैम्बलिंग में जो निम्न आय वर्ग के लोग होंगे उनको शामिल किया जाएगा, वो इसमें आएंगे। और जिन्हें अधिक धन का जोखिम होता है, ऐसे लोगों को, जिनके पास कम धन होता है, ऐसे लोगों को इसमें अनुमति नहीं दी जाएगी। पारदर्शिता होना चाहिए, केवल भारतीय लाइसेंस ऑपरेटर के द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें लाइसेंसिंग के लिए एक प्राधिकरण होना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को विनियमित करने के लिए तथा दूसरी ओर धन शोधन को रोकने के लिए, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी कठोर कानून होने चाहिए। लॉस चेजिंग को नियंत्रित करना चाहिए। सहयोगियों के लिए एक निश्चित अवधि के दौरान जो सहभागी होते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड में गतिविधियों को में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसमें किए जाने वाले लेन देनों की संख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, इनकी सीमा तय होनी चाहिए और साथ ही साथ इनको पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से अधिकृत होना चाहिए। संसद का हस्तक्षेप है कि ऑनलाइन और जुए का जो जुए और जो दाव है, जो ऑनलाइन गेमिंग जो चलती है, उसमें मीडिया, टेलीफोन, बेतार, वायरलेस पर खेला और प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ये संघ सूची की प्रविष्टि के अंतर्गत आते हैं। इसे निपटने के लिए विधियों को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता संसद में निहित है। संसद का हस्तक्षेप हो सकता है, ये संसद इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। आदर्श यानी कि आदर्श विधि अधिनियमित करना, मतलब एक ऐसी विधि बनाना जो कि सभी के लिए, सभी राज्यों को द्वारा अपनाई जाए और सभी राज्य उसको मानने के लिए तैयार हों। एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया जाए, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार को करना चाहिए। और संविधान के एक विकल्प के रूप में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 252 के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए, शक्तियाँ निर्मित कर सकते हैं हम। जुए के विरुद्ध आप सूचना भी लगा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट पोर्टल्स पर भी बना सकते हो। और भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के अनुसार आप समय समय पर लागू होने वाली किसी अन्य संहिताओं में भी संशोधन की आवश्यकता होती रहती है। निष्कर्ष के तौर पर आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि न्यायमूर्ति डीपी मेडन ने एक बार टिप्पणी की थी कि जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे कानून भी अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता। समय की ज़रूरत के अनुसार हमें समय की मांग के अनुसार कानूनों में भी बदलाव करने की ज़रूरत होती है। इस कोड को आप अवश्य तौर पर निबंध या किसी मेंस के क्वेश्चन में उपयोग कर सकते हो। न्यायमूर्ति डीपी मेडन की टिप्पणी है, ठीक है। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। और तो हमारा जो राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, हम एक टॉपिक को और कवर करेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि भारत और सोवियत संघ के बीच जो संधि हुई थी उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसके संबंध में हम लोगों ने कितनी प्रगति की है, हम लोग एक दूसरे का विश्वास कितना जीत पाए हैं, क्या हम लोग जो विकास की जो रफ्तार है, दोनों देशों के बीच जो संबंधों की जो प्रगाढ़ता है उसको बनाए रख पाए हैं या कहीं कोई कमी आई है, इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिया है,
अब हम संधि की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो कि जो सोवियत संघ जो था, जब जिस सोवियत संघ की हम बात करते हैं, जो कि 19 के दशक में वो पूरा टूट चुका है। अब वो केवल रशिया रह गया है। पहले एक पूरा सोवियत संघ था जिसमें हमारा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे देश भी उसमें हुआ करते थे। आफ्टर कोल्ड वॉर इसमें विघटन हुआ और भी इसमें बहुत सारे देश बन चुके थे। ठीक है। भारत और सोवियत संधि दोनों देशों और उनके नागरिकों के लिए एक स्थायी शांति और मैत्री को बनाए रखने पर बल देती है। इसमें दोनों देशों को एक दूसरे के पक्ष की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीयता, अखंडता का सम्मान करने का बल दिया जाता है और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर भी प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है। दूसरा, यहाँ पर जो संधि हस्तक्षेप हुआ था, संधि जो हुई थी, उसमें कहा गया कि दोनों देशों के दृढ़ संकल्प होंगे कि वो हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोकेंगे, उजागर करेंगे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत परमाणु और पारंपरिक अस्त्रों के सामान्य और पूर्व निरस्त्रीकरण पर भी बल देंगे। मतलब इसका ये है कि हम जो पूरे विश्व में जो हथियारों की होड़ चल रही है, हम उस पर भी कुछ ना कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। मित्रता के संबंध में क्या बात हुई? सभी लोग और राष्ट्रों की समानता के उच्च आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित होती है। हम प्रतिबद्धता रखेंगे, जातियों का सम्मान करेंगे, उपनिवेशवाद का हम विरोध करेंगे। ये सारी बातें उन लोगों के बीच में हुई। इस संधि का उद्देश्य एक दूसरे के मध्य नियमित संघर्ष को बनाए रखना, साथ ही साथ समस्याओं पर बैठकें आयोजित करना और अगर एक दूसरे के बीच कोई मतभेद है तो उसको भी मिल करके बैठ करके समाधान करना। सहयोग की बात हुई तो यह संधि दोनों पक्षों को किसी तीसरे पक्ष को सहायता न प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। यदि दोनों में से किसी भी एक पक्ष पर किसी प्रकार के जोखिम की संभावना उत्पन्न होती है तो दोनों पक्षों के मध्य अति शीघ्र पारस्परिक परामर्श स्थापित किए जाएंगे और उस खतरे को दूर करने के लिए कोशिशें की जाएंगी। आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा एक दूसरे को और साथ ही साथ समानता, पारस्परिक लाभ और सबसे मोस्ट फेवरेबल नेशंस यानी कि पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा एक दूसरे का देश देगा। संधि का महत्व इस बात को लेकर है कि सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत का समर्थन किया जाएगा। एक दूसरे की ऑटोनॉमी का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा, सैन्य संगठन कोई नहीं बनाएगा। इसके विपरीत इसने भारत की सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र कार्यवाही के लिए आवश्यक आधार को सशक्त किया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समझौता। विशेषज्ञों के अनुसार यह संधि स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा किया गया सर्वाधिक परिणामी और सर्वाधिक उपयोगी अंतर्राष्ट्रीय समझौता रहा। हितों का काफ़ी अभिसरण हुआ। अभिसरण का मतलब है हित काफ़ी सुरक्षित रहे। इस संधि के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ युद्ध और शांति में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के उल्लेखनीय लाभ, उल्लेखनीय स्वार्थ शामिल थे। समकालीन महत्व क्या हो सकता है? यह संधि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिससे एक ऐसे युग में हम लोग जा सकते हैं या ऐसे युग को हम लोगों ने स्पर्श किया है जो कि अब अप्रासंगिक हो चला है। आप देख चुके हैं कि भू राजनीतिक स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया है। सोवियत संघ जो कि काफ़ी सशक्त हुआ करता था, यूएसए का एक बड़ा विरोधी माना जाता था, एक अपोजिशन माना जाता था, जिसका विघटन होने के बाद काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। अब वो कहीं ना कहीं उस जगह को भू राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग महत्व नहीं दे सकते। भारत का भी शायद कुछ न कुछ जो भारत और रूस के मध्य जो घनिष्ठ साझेदारी के रूप में परिलक्षित होता है, ये एक चिरस्थायी मूल विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के रूप में हमें दिखाई देता है। भारत और रूस के संबंधों का सामरिक महत्व क्या है? एक तो रक्षा साझेदारी। भारत ने अभी तक सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी हस्तांतरण
वेपन्स हस्तांतरण की अगर कहीं पर भी किसी भी देश के साथ में जो सबसे ज़्यादा सहयोग हुआ है तो वो रसिया के साथ में हुआ है, हमारा रूस के साथ में हुआ है। भारत ने अभी कुछ वर्षों में कई रशियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। उदाहरण के तौर पर दोनों देशों के मध्य कुछ रक्षा सहयोग कार्यक्रम शामिल थे, जिनमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम, सुखोई SU-30 और सामरिक परिवहन विमान यानी कि टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से संबंधित हमने बहुत सारे ऐसे हथियार और रक्षा उपयोगी जो हथियार हैं वो हमने रसिया से खरीदे हैं। तो हमारा एक बड़ा डिफेंस पार्टनर अगर कोई है तो वो रसिया है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगर हमें सामरिक महत्व लिखना है US और इंडिया और रसिया का, तो हम रक्षा साझेदारी को ज़रूर वहाँ पर मेंशन करेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। आर्थिक संबंधों की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंध काफ़ी सुदृढ़ हुए हैं, एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। फिर भी इसे और बेहतर बनाया जा सकता है और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत और रूस द्विपक्षीय स्तर पर काफ़ी प्रयास करने में जुटे हुए हैं। ऊर्जा सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे ऐसे परमाणु रिएक्टर हैं जिनमें जो यूरेनियम है, जो परमाणु रिएक्टर स्थापित करने में जो टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण है वो रसिया के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही भारत का एक परमाणु रिएक्टर है कुडनकुलम, इसका निर्माण रसिया के सहयोग से किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा में सामरिक दृष्टिकोण से भारत को बहुत सहयोग प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ रसिया भारत को तेल गैस के निवेश में भी अवसर प्रदान करने में मदद कर रहा है। साथ ही साथ उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो सखालिन वन यानी कि सखालिन जो प्रांत है रशिया का, जो कि साइबेरियन इलाके में है, काफ़ी दुर्गम प्रांत है, वहाँ पर भी उसने भारत को ऑयल गैस में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही साथ दोनों देशों के मध्य तीसरी दुनिया के जो थर्ड कंट्रीज जो देश जैसे कि बांग्लादेश को असैन्य परमाणु सहयोग प्रदान करने में भी प्रतिबद्धता दिखाई है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रशिया ने भारत को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने की कोशिश की है। भारत के पहले 2 उपग्रह जिनका नाम आर्यभट्ट और भास्कर है, उसको भी रशिया ने भारत को टेक्नोलॉजी स्तर पर सहयोग प्रदान किया। रशिया ने भारी रॉकेट के निर्माण के लिए भारत को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करने में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या महत्व रहा भारत और रशिया का, क्या एक दूसरे के बीच पार्टनरशिप रही, तो संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का हर स्तर पर रशिया ने समर्थन किया। यह परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG में भी प्रवेश का समर्थन करता रहा। दोनों देश ब्रिक्स संघाई सहयोग संगठन SCO G20 विभिन्न मंचों पर एक दूसरे के सहयोगी रहे। सांस्कृतिक संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो लोगों से लोगों तक संपर्क, नमस्ते रूस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से दोनों की संस्कृतियों का आदान प्रदान किया जाता रहा और करने की कोशिश भी चलती रही। समकालीन अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो वैसे तो भारत और रूस के संबंध हमेशा से अत्यंत ही घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन भारत और सोवियत संबंधों के समय की अगर तुलना करें तो प्रगाढ़ता में कमी आई है। हाल ही में भारत और रूस संबंधों में गिरावट भी देखी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की बढ़ती नज़दीकी इस परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हो। उदाहरण के तौर पर भारत के द्वारा क्वाड्रिलेटरल ग्रुप यानी कि क्वाड की स्थापना, जिसमें 4 देश शामिल हैं, जो कि कहीं ना कहीं रशिया के संबंधों में कमतर दिखाते हैं, जो कि रूस की विदेश नीति में एक सामरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। रूस का खिंचाव कहीं ना कहीं चाइना के प्रति होता जा रहा है और भारत का खिंचाव कहीं ना कहीं USA के प्रति होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दोनों देशों के बीच संबंधों में वो घनिष्ठता जो कि सोवियत संघ के समय थी वो अब कम होती जा रही है। रक्षा साझेदारी की अगर हम बात करते हैं तो भारत द्वारा USA, इजराइल जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को विविधता प्रदान की जा रही है, प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। भारतीय रक्षा आयात में रसिया की जो हिस्सेदारी थी 2008 से 2012 के बीच में 79% से गिरकर 2013 और 17 के बीच में 62% हो गई है।
भारत और यूएसए के मध्य 4 मूलभूत समझौते हुए, जिसमें ट्रेडिंग पार्टनरशिप, जिसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए जिन पर हम नज़र दिखा सकते हैं। और दोनों सैन्य शक्तियों के बीच जो तालमेल है, जो इंटर डायरेक्टिव जो कैपेसिटी है, वो काफ़ी घनिष्ठ हुआ है और भारत और रूस के मध्य जो संबंध हैं उनके पहलुओं में गिरावट आई है। अगर दोनों के व्यापार की अगर हम बात करें तो 2014 में यूएस, रशिया और चाइना के बीच जो व्यापारों में जो अगर ये ऊंची ऊंची मीनारों की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में इसमें आप देख सकते हो इंडिया और रशिया के व्यापार में गिरावट आई है। वहीं अगर हम इंडिया और यूएसए की व्यापार की बात करें तो काफ़ी अच्छा व्यापार देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइना और रशिया की बात करें, चाइना और रशिया की बात करें तो उनके बीच जो व्यापार है वो काफ़ी बढ़ा है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ये चाइना और रशिया के व्यापार की पार्टनरशिप है, ये चाइना और रशिया के व्यापार की पार्टनरशिप है, ये आप देख सकते हो। और इंडिया कहीं ना कहीं वहाँ पर नीचे रहा है, देखिए आप। तो व्यापार में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। और भारत की जो कूटनीतिक स्तर पर जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं और रशिया के प्रति हमारे संबंध कैसे होते जा रहे हैं, इस बात को आपने देखा। एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि विदेश नीतियों के संदर्भ में रूस का बदला हुआ रुख हमें क्यों नज़र आता है। पाकिस्तान के प्रति विदेश नीति के संबंध में रूस का क्या रवैया रहा जब हमने बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया, जब हमने, और चीन के प्रति उसका क्या संबंध रहा जब हमने चाइना के प्रति जिस तरीके का रवैया अपनाया, और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस चीज़ को रसिया को आश्वस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे संबंध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। 2014 में पाकिस्तान पर आरोपित हथियारों के व्यापार को प्रतिबंध हटा लिया गया था। साथ ही सितंबर 2016 में रूस और पाकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास को भी संचालित किया गया था। वर्ष 2017 में दोनों देशों के मध्य एक सैन्य तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए जो हथियारों की आपूर्ति और हथियार विकास से संबंधित है। इन सभी कारकों ने भारत की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि रशिया और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। साथ ही साथ अगर हमने बात की थी, पहले भी बात की कि चाइना के प्रति रशिया का जो झुकाव है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध यूएसए के प्रति बढ़ रहे हैं तो रशिया के संबंध चाइना के प्रति बढ़ रहे हैं, ये उसका एक काउंटर पार्ट हो सकता है। हमने व्यापार की अभी टेबल देखी तो उसमें भी चाइना के उनका व्यापार काफ़ी बढ़ा हुआ है और हमारा व्यापार घटता जा रहा है। चाइना के प्रति रूस के क्या संबंध हैं, सामरिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है, भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित किया है। रूस ने बीजिंग को उन्नत सैन्य तकनीकी का विक्रय किया है। इसके साथ ही चीन के वन बेल्ट और वन रोड जो उसका इनिशिएटिव है उसको भी समर्थन प्रदान किया है। और भारत अक्सर वन बेल्ट वन रोड का विरोध करता आया है, उसको नेग्लेक्ट करता आया है। ब्रिक्स जैसे मंचों पर और रूस का चीन के प्रति झुकाव भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बनता जा रहा है। इसके साथ ही साथ रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में चीन को प्राकृतिक गैस, ऑयल और कई महत्वपूर्ण खदानों में उनको प्रदान किया जाना, उनको निवेश की अनुमति देना कहीं ना कहीं चीन और रूस के जो संबंध हैं उनमें प्रगाढ़ता दिखाते हैं। तालिबान के प्रति रूस का क्या रवैया रहा और वो भारत के लिए कैसे चिंता का विषय हो सकता है, ये भी एक देखने वाली बात है। अफ़गानिस्तान में तालिबान का पचदा रहा है रूस, जबकि भारत के लिए तालिबान एक चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए रूस द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया जाना, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत और रूस के जो संबंध हैं उनके प्रभाव को दिखाते हैं। आगे क्या हो सकता है, हम कैसे संबंधों को बेहतर कर सकते हैं,
कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जिनमें हमें कुछ वर्षों से, 2 दशकों से जो कमी नज़र आ रही है, उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। सहयोग के विविध क्षेत्र हैं। भारत और रूस को ऊर्जा और रक्षा से परे सहयोग के अपने क्षेत्रों में विविधता लाने का प्रयास करना होगा। हम केवल ऊर्जा और रक्षा के जो पार्टनरशिप है उस पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम अगर पार्टनरशिप को बढ़ाएं तो शायद हमारे संबंधों में कुछ नए तरीके का कलेवर है वो उभर कर आ सकता है। मेक इन इंडिया, जो इंडिया की एक नई पॉलिसी है, लाभ उठाने के लिए संबंधों में सक्रिय हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत और रूस अपने संबंधों के लिए एक साझा सामरिक साझेदारी के रूप में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। बायलैटरल टॉकिंग और बायलैटरल जो डायलॉग है उनको आयोजित कर सकते हैं। G20 और ईस्ट एशिया समिट और SCO सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये ऐसे संगठन हैं जहां आपसी महत्व के मुद्दों पर परस्पर सहयोग के अवसर प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ काउंटर टेररिज्म, साइबर सुरक्षा, अफगानिस्तान संघर्ष, बाहरी अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में दोनों देश के मध्य सहयोग की आवश्यकता है, और इन क्षेत्रों में वो अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्रों से परे जाकर। भारत के लिए बेहतर होगा कि उसके द्वारा रूस के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएं, ताकि रूस को चीन पर पहले से अधिक निर्भर होने से रोका जा सके। साथ ही साथ रूस को भी भारत सहित पूरे क्षेत्र में अपने संबंधों में विविधता लाने से लाभ प्राप्त हो सकता है, ताकि उसकी एशिया के लिए धुरी की नीति, यानी कि पिवट ऑफ टू एशिया के चीन के लिए धुरी की नीति बनकर न रह जाए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या प्रासंगिकता हो सकती है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूस के साथ घनिष्ठ सहयोग से भारत को लाभ होगा। यद्यपि USA के साथ रूस के बिगड़ते संबंध इस प्रकार के प्रयासों की संभावनाओं को थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं। तथापि भारत के साथ सहयोग करने के विकल्प पर पूर्व शक्तिशाली देश द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यूरेशियन पहुंच को सुदृढ़ बनाना। यूरोप और एशिया में अपने पहुंच को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत द्वारा अधिक व्यापक यूरेशियाई साझेदारी के रूस के प्रस्ताव का उपयोग किया जाना चाहिए। इस साझेदारी के अंतर्गत यूरेशियन आर्थिक मंच, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान को शामिल करने की बात भी की गई है। इसको भारत को ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी कि हमारी और पहले क्या सोवियत संघ के साथ संबंध थे और रसिया के साथ क्या संबंधों में परिवर्तन आया पिछले कुछ दशकों में। ये हमने देखा भारत और रसिया के बीच जो संबंध थे उनको। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जो लेक्चर्स हैं वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।